गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर निधि शर्मा। अपनी पिछली 2 डेमो क्लास हो चुकी हैं, जिसमें पहला टॉपिक था अपना दोष धातु आश्रय आश्रयी भाव, और सेकंड टॉपिक पढ़ा अपन ने सेकंड पेपर का आमवात का। अभी आज अपन थर्ड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वात रक्त। तो ये टॉपिक मैंने यूँ सेलेक्ट किया है कि मैंने आपको पिछली डेमो में जो आमवात पढ़ाया था और आज जो वात रक्त अपन बात करने वाले हैं, ये दोनों ही टॉपिक बहुत सिमिलर हैं और क्लिनिकल एस्पेक्ट से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इनकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो अपन को पता होनी चाहिए। इसलिए अपन आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले इसकी जैसे आम वात का मैंने बोला था, वो 2 शब्दों से मिलके बना है, एक आम और एक वात। ऐसे ही वात रक्त के बारे में अपन बात करते हैं। इसमें भी आप दोनों शब्द को तोड़िए, तो वात रक्त में एक शब्द हुआ अपना वात और दूसरा हुआ रक्त। यानी कि जैसे आम वात में आम और वात थे, जो वायु है उसने आम को दूषित किया था, ऐसे ही वात रक्त में जो वायु है वो क्या कर रही। यस 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 सॉरी, मैं स्टिंग से स्टार्ट एक बार। चलो, अब वात रक्त की बात कर रहे हैं। तो वात रक्त जो है, इसमें 2 शब्द है आपके पास, वात है और रक्त है। तो वात और रक्त के अंदर क्या है, अब इन 2 को जैसे आम में 2 थे, आम और वात, ऐसे ही वात रक्त में 2 है, वात और रक्त। वहां पर वायु क्या कर रही थी, वहां पर वायु आम को कुपित कर रही थी, आम को दूषित कर रही थी। यहाँ पर वायु क्या करेगी, रक्त को दूषित करेगी। काम दोनों डिजीज में, दोनों जॉइंट डिसऑर्डर में। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी जॉइंट डिसऑर्डर होगा वो बिना वात के नहीं हो सकता। ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। जैसे अपन ने आम वात में बात की थी, संधिगत वात में करेंगे, उसमें भी क्या होगा, वायु कुपित होती है। कोई भी, क्योंकि अपन ने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था, दोष धातु आश्रय आश्रयी भाव, उसके अंदर क्या देखा था कि जो वायु है वो कहाँ जाके रहती है, अस्थि में। तो ये बात आपको आज के बाद क्लियर कर लेनी है, कोई भी जॉइंट डिसऑर्डर होगा वो बिना वायु के नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वात रक्त की। वात रक्ताभ्याम जनितो व्याधि वात रक्त। अब इसमें क्या हुआ, वायु ने क्या किया, रक्त को दूषित किया, तो उसको क्या बोल दिया, वात रक्त बोल दिया। अब क्लियर कट, इसके निदान आपको रटने नहीं है, निदान अपनी समझ से लिख के आने हैं कि इसके निदान क्या होंगे। अब निदान 2 शब्दों को आप अलग अलग कर लीजिए, वात हुआ और रक्त हुआ। तो निदान भी इसमें क्या होंगे, जिससे वायु प्रकोपित होगी और जिससे रक्त दूषित होगा। अब रक्त के लिए मैं बात कर सकती हूँ कि जो पित्त को दूषित करने वाला होगा, क्योंकि मैंने पहली क्लास में भी बोला था कि मैं आगे हमेशा एक लाइन यूज करूंगी कि पित्त और रक्त वही। पहले पित्त दूषित होगा, वो क्या करेगा, जाके रक्त को दूषित करेगा। तो निदान वात और पित्त वाले बोलूं मैं, या फिर वात और रक्त वाले, दोनों आपको ऐसे ही निदान लिख के आने हैं। अब देखना यहाँ पे, लवण अम्ल कटु क्षार, ये सब क्या करेंगे, पित्त को कुपित करेंगे। स्निग्ध रक्त को दूषित करेगा। उष्ण पदार्थों का अति मात्रा में सेवन, ये सब क्या करेगा, रक्त को दूषित करने वाले निदान है। अजीर्ण होते हुए भी आहार का सेवन, अजीर्ण है फिर भी आहार का सेवन कर रहे हैं, तो अजीर्ण में आहार का सेवन करके उससे क्या होता है, त्रिदोष प्रकोप होता है। लिख लीजिए, सूत्र में जो आग्रह बताए हुए हैं 25, उसमें बोला गया है कि अजीर्ण अध्यशन क्या होता है, त्रिदोष प्रकोप होता है। फिर वहां से अपन बात करते हैं आगे, विरुद्ध अध्यशन। विरुद्ध आहार की जो बात करी थी, वहां से भी क्या होगा, विरुद्ध आहार के कुपिन, विरुद्ध आहार बार बार करने से क्या होगा, रक्त की दुष्टि होगी, क्योंकि वीर्य विरुद्ध होंगे, वीर्य विरुद्ध होंगे तो वो क्या होगा, तीनों दोष को कुपित करने वाला होगा। और अध्यशन, ये निदान एकदम सिंपल है, ये तीनों दोष को कुपित करने में, जब भी मैं कोई भी डिजीज की बात करूं जो कि वात से हो रही है, पित्त से हो रही है, व कफ से हो रही है, किसी से, हाँ अपन बात कर रहे थे क्रोध, क्रोध से क्या होगा, पित्त का प्रकोप होगा। दिवा स्वप्न से भी, दिवा स्वप्न में आचार्य चरक क्या कहते हैं, पित्त और कफ दोनों का प्रकोप बताते हैं। तो दिवा स्वप्न से क्या होगा, पित्त का प्रकोप मान के चल रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ से क्रोध और दिवा स्वप्न ये पित्त को प्रकोप करेंगे, और पित्त प्रकोप से क्या होगा, रक्त की तुष्टि होगी। फिर अपन आगे बात करते हैं रात्रि जागरण। रात्रि जागरण कैसा होता है, रुक्ष होता है, और रुक्ष गुण के कारण क्या करता है, वो वात दोष को प्रकोपित करता है। तो ये बात आपको इजीली समझ आनी चाहिए। अब बात करते हैं 5th नंबर पर, जो है वात व रक्त प्रकोपक निदान। अब यहाँ पे सिंपल सा यूं लिख दिया है कि जैसे कि आप फर्दर आगे पूरी पैथोलॉजी एक बार पढ़ लेंगे, पूरा जब रोग निदान एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि कौन सा निदान वात को दूषित करता है, कौन सा रक्त का प्रकोप करता है। तो वो आपको
कुछ भी लिख सकते हो। जैसे अभी आपको इतना डिटेल में नहीं पता होगा कि वात को कौन सा कुपित करेगा, रक्त को कौन सा दूषित करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अगर आगे अपन जो भी डिजीज पढ़ेंगे मैं उसमें आपको क्लियर करती जाऊंगी, और ये ज्यादातर चीजें क्लियर होंगी अपनी डिजीज राजक्षमा के अंदर। फिर अपन बात करते हैं स्थूल व सुकुमार व्यक्ति। स्थूल और सुकुमार व्यक्ति में क्या है, त्रिदोष का प्रकोप मान के यहाँ पे क्या हुआ है, वात रक्त को, यहाँ पे रक्त की दृष्टि बताई गई है, फिर उससे क्या होगा, वात रक्त डिजीज होगी। फिर अपन बात करते हैं पूर्व रूप। अब पूर्व रूप का मैंने आपको बताया था कि पूर्व रूप क्या होते हैं, कोई भी डिजीज जो होती है उसके लक्षण जब पूर्ण रूप में व्यक्त होने होते हैं, उससे जस्ट पहले वाली स्टेज कौन सी होती है, पूर्व रूप। अब पूर्व रूप की बात करें, अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, स्वेद का अधिक मात्रा में होना और स्वेद का प्रवर्तन ना होना। अब ये पॉइंट आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में क्लियर कर देती हूँ। ये पॉइंट यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया है, आप लोगों ने कभी सुना होगा, जैसे थोड़ा सा तो आपने सेकंड ईयर के बारे में सुना ही होगा, तो वहां पे अपन स्रोतोदुष्टि की बात करते हैं। स्रोतोदुष्टि जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। किसी को अगर समझना है वो ग्रुप में डिस्कस कर सकता है, मैं उसको डिटेल में समझा दूंगी, अभी थोड़ा सा सुन लीजिए आप। जो स्रोतोदुष्टि होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक तो अति मार्ग गमन से, या संग प्रकार की, या विमार्ग गमन की हो सकती है, और या फिर विषमाशन। ये 4 टाइप होते हैं ऐसे करके। तो जो स्वेद का अति मात्रा में होना, तो अगर स्रोतोदुष्टि अति प्रवृत्ति वाली स्रोतोदुष्टि हुई, यानी कि जिसमें किसी स्रोतस का जो भी पार्ट है, जैसे कि मैं बात करूं स्वेद व स्रोतस की, तो स्वेद व स्रोतस का काम क्या है, थोड़ा बहुत क्लेद का वहन करता है और स्वेद का निर्माण करेगा, ये काम है उसका। लेकिन अगर उस स्रोतस में स्रोतोदुष्टि हुई अति प्रवृत्ति प्रकार की, तो वहां पे पसीना क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अगर स्रोतोदुष्टि कैसी हुई, संग प्रकार की, यानी कि जो स्वेद व स्रोतस है उसके अंदर अवरोध हो गया, तो अवरोध हो गया तो पसीना निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो जो 4 टॉपिक होते हैं उसमें अभी अपन 2 की बात कर रहे हैं, एक अति प्रवृत्ति होता है, एक संग होता है। ये दोनों ही टाइप होते हैं स्रोतोदुष्टि के। तो स्वेद व स्रोतस में किस प्रकार की दृष्टि हुई है उस पे डिपेंड करेगा कि पसीना ज्यादा आएगा या पसीना बिल्कुल नहीं आएगा। अगर अति प्रवृत्ति हुई है तो पसीना कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। और स्वेद व स्रोतस का अवरोध हुआ है तो क्या होगा, यानी कि संग वाली स्रोतोदृष्टि हुई है तो पसीना बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। और ये पूर्व रूप आपको याद रखना है, क्योंकि यही सेम पूर्व रूप जो भी सारे स्किन डिसऑर्डर अपन पढ़ेंगे, जैसे मेनली अपन बात करते हैं कुष्ठ की, उसके बाद बात करते हैं विसर्प की, इन दोनों के अंदर ये पूर्व रूप आता ही आता है। तो ये पूर्व रूप आपको क्लियर कर लेना चाहिए। अगर किसी को डाउट है कि ये कैसे हो रहा है तो वो मेरे से बाद में डिस्कस कर सकते हो आप लोग। फिर है सर्वांग में कृष्णता उत्पन्न होना। अब आयु कैसे वर्ण प्रदान करती है, अरुण वर्ण, श्याव, कृष्ण, ये सब किसके लिए होते हैं, जब वात प्रकोपित होती है तब अपन ये वर्ण की बात करते हैं कि वायु प्रकोपित होगी तो स्किन का कलर कृष्ण हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, श्याव हो जाएगा। एक चीज और क्लियर करती हूँ, जब भी अपन वायु के प्रकोप की बात करेंगे तो वायु के लिए तो मेनली अपन 3 कलर की बात करते हैं, अरुण है, श्याव है या कृष्ण बोल दिया। और पित्त के लिए सारे मल्टी कलर शब्द यूज करूंगी मैं आगे। मल्टी में नील, पीत, हरित, रक्त, लोहित, जितने भी मेचक वर्ण, जो भी वर्ण होते हैं वो सारे पित्त में डालने हैं। और पांडु और श्वेत वो किस में डालना है, कफ के अंदर। तो यहाँ पे क्या बोला है, सर्वांग में कृष्णता उत्पन्न होना। वायु प्रकोपित है, वायु प्रकोपित है वो रक्त के साथ घूम, अब वायु प्रकोपित है, बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब रक्त पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, सर्कुलेट कौन कर रहा है, वायु। वो कुपित होकर के उसके साथ सर्कुलेट कर रही है तो वो पूरी बॉडी में क्या करेगी, कृष्ण करेगी। पूरी बॉडी कैसी दिखाई देने लगेगी कि हल्की से सांवलापन या काला कलर ऐसा दिखाई देने लगेगा। होने पर अत्यधिक पीड़ा होना। अब सबसे पहले बात करते हैं अभिघात। अभिघात मतलब चोट लगी, उसको पीड़ा हुई। तो चोट लगती है तो क्या निकलता है, ब्लड निकलता है, ठीक है। अब ब्लड में दृष्टि है किसकी, और शूल कौन कराता है, वायु कराती है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, अगर मान लो किसी पेशेंट को वात रक्त है, वात उसको चोट लग गई, उसके वहां से ब्लीडिंग हो गई, सबसे पहले वहां से रक्त निकला, रक्त के साथ वायु मिली हुई है। वायु का मेन काम क्या होता है, तोद, भेद, शूल, ये सारे काम किसके होते हैं, वायु के होते हैं। तो उसको पेन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, नॉर्मली जो एक नॉर्मल इंसान है उसको चोट लगी, एक वात रक्त का पेशेंट है उसको चोट लगी, तो पेन किसको ज्यादा होगा, वात रक्त वाले को होगा। लेकिन रक्त में वायु मिली हुई है, रक्त वायु है वो वहां पे शूल का कारण होगी।
फिर उसके बाद अपन बात करते हैं शरीर की संधियों में तोद, स्फुटन, भेदन, सुप्तता। ये जो 4 वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आगे पूरे रोग निदान में काम आने वाले हैं। कब? जब भी आप कोई वात वाली डिजीज पढ़ेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक जो शब्द है वो वायु के लिए यूज होते हैं। ऐसे जब भी जो जॉइंट्स पेन होगा उसको वात रखना है। ऐसे सुई चुभन, तो मतलब उससे लगेगा मेरे जॉइंट्स में सुई चुभ हो रही है। स्फुटन, उसको फटने जैसी। भेदन, उसको ऐसे लगेगा कोई इसमें चुभो रहा है, कोई इसको फाड़ रहा है बीच में से। और सुप्तता, नंबनेस फील होगी उसको वहां पे कि मेरे तो जॉइंट्स काम नहीं कर रहे। ऐसा सब कुछ किसमें होगा? वात रक्त में। संधियों में शिथिलता उत्पन्न, जॉइंट कैसे हैं? वो नॉर्मल काम कर ही नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, सारा काम नहीं करेगा, तो जॉइंट्स में क्या होगा? उसको शिथिलता। फ्लैसिड्स के बाद जैसे कि काम नहीं, मूवमेंट में उसको प्रॉब्लम होगी, तो क्या बोल दिया यहाँ पे कि संधियों में शिथिलता उत्पन्न होना। तो ये हो गए इसके पूर्व रूप। अब पूर्व रूप पे भी आपको ज्यादा कुछ रखना नहीं है। पहला पूर्व रूप याद रखना है। वो क्यों बता दिया मैंने कि स्रोतोदृष्टि 2 तरह की हुई, एक तो अति प्रवृत्ति हुई, एक संग हुई। तो जो स्वेद व स्रोतस में जो स्रोतोदृष्टि हो रही है वो अति प्रवृत्ति टाइप की है या संग टाइप की है, उस पर डिपेंड करेगा कि स्वेद अधिक मात्रा में आएगा या बिल्कुल भी नहीं आएगा। कृष्णता वाला सबको क्लियर होना ही चाहिए। और इम्पोर्टेंट जो है वो है शत होने पर अत्यधिक पीड़ा का होना। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन वात रक्त भेद की। वात रक्त के भेद की जब बात करते हैं तो वहां पे आपको 3 भेद हैं, वो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। जो 3 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? भेद इसके दोष के आधार पर भी हैं, भेद इसके आश्रय के आधार पर भी हैं। लेकिन आपको जोर किस पे देना है? जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि वात रक्त के भेद लिखिए, डिटेल वाला, मान लो 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि वात रक्त के भेद लिखिए, तो आप मेन जोर किस पर दोगे? जो 3 टाइप में बता रही हूँ उन पर। पहला होता है उत्तान वात रक्त, है भी वात। पहला क्या है? उत्तान वात रक्त, दूसरा क्या है? गंभीर वात रक्त, तो तीसरा क्या है? उभयाश्रित। ठीक है, अभी डिटेल में इनकी बात करने वाले हैं। एक बार दोषज भी देख लेते हैं। दोषज में क्या है? वातज वात रक्त, पित्तज वात रक्त, कफज। अब 3 तो है ही, वात रक्त में रक्त भी आ रहा है, तो आपको चौथा भेद रक्त भी याद रखना है कि रक्तज वात रक्त भी होगा। क्योंकि जनरली जो रक्त भेद होता है वो कम डिजीज में आता है। मेनली अपन वात पित्त कफ इन्हीं की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये भी याद रखना है कि वात रक्त में रक्त आ रहा है तो एक भेद इसका रक्तज वात रक्त भी होगा। और दूसरा क्या है? द्वंद्वज। अब द्वंद्वज में सारे आ जाएंगे। फिर लिख दिया सन्निपातज। तो वात रक्त के दोष के आधार पर भेद पूछे तो आपको 6 लिख के आना है, लेकिन आपको याद यही रखने हैं कि आश्रय के आधार पर भेद लिख के आने हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो इनकी ही डिटेल लिखनी है, उत्तान की, गंभीर की और उभयाश्रित की। फिर जो सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है जो 2 नंबर में पूछा जाता है, मेनली जिस भी स्टेट का एग्जाम हो वहां पे आप देख सकते हो अपने में, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि वात रक्त का स्थान बताइए। 2 नंबर में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और सबको पता होना चाहिए और आगे हमेशा काम आता है, फाइनल तक काम आता है। ये फाइनल तक ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो देखो, एक सिंपल सी बात मैं बताऊं आपको, तो वात रक्त के लिए, वात रक्त को अपन मॉडर्न में क्या बोलते हैं? गाउट। गाउट किससे होता है? यूरिक एसिड के जो जॉइंट्स हैं उनमें यूरिक एसिड अगर बीच में जमा हो जाए तो उसको क्या बोल दिया? गाउट बोल दिया। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, जो वात रक्त होगा मेनली कहाँ होता है? जो छोटे जॉइंट्स में होता है। अब छोटे जॉइंट्स में अपन किसकी बात करें? मेनली स्टार्टिंग होती है इनकी फेलेंजेस से। तो आपको यही याद रखना है, इसकी स्टार्टिंग हमेशा, बाद में हो सकता है ये जाके बड़े जॉइंट्स में हो जाए, लेकिन बड़े जॉइंट्स में तो ये बहुत रेयर जाता है। ठीक है, तो देखते हैं दोनों हाथों, दोनों पैरों, अब किसकी बात हो रही है? की बात हो रही है। दोनों पैरों को प्रथम, सबसे पहले, अगर मान लो कोई भी गाउट वाला पेशेंट आ गया, उससे पहले जब उसकी अपन पेशेंट है तो सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर का यही होगा कि हुआ था तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन सी जगह स्टार्ट हुआ? तो वो बोले पैर के अंगूठे से स्टार्ट हुआ या वो हाथ के अंगूठे से।